दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर रिश्ते में हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं? रात के आखिरी मैसेज का इंतजार भी आप करते हैं, सुबह का मैसेज भी आप करते हैं, ऑनलाइन होते ही आपका दिल बेचैन हो जाता है कि शायद वो जवाब दे दे। आप प्लान बनाते हैं, आप समझौता करते हैं, आप ही माहौल को बचाते हैं। लेकिन सच बताएं, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना आप किसी के करीब जाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही जज्बाती तौर पर दूर होता चला जाता है? 2026 के अंदर रिश्ते एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं। लोग ऑनलाइन मौजूद होते हैं मगर जज्बाती तौर पर गैर हाजिर। स्टोरीज देख लेते हैं, मैसेज नहीं करते। आपकी पोस्ट लाइक हो जाती है लेकिन आपकी अहमियत नहीं। ये वो खामोश दर्द है जो अक्सर लोग किसी को बता भी नहीं पाते। फिर एक दिन इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई किसी की जिंदगी में अहम हूँ या सिर्फ एक सहूलत हूँ? लेकिन अगर हकीकत ये हो कि किसी को अपनी तरफ माइल करने का राज ज्यादा कोशिश करने में नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी कम करने में है, अगर असल ताकत मुसलसल बात करने में नहीं बल्कि सही वक्त पर खामोश रहने में हो, ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया कि रिश्ता बचाने के लिए ज्यादा तवज्जो दो, ज्यादा इजहार करो, ज्यादा साथ रहो। लेकिन आज के डिजिटल दौर में हद से ज्यादा दस्तयाबी अक्सर कशिश को खत्म कर देती है। यहाँ एक मजबूत नफ्सियाती असूल काम करता है जिसे रीएक्टनेस कहा जाता है, जिसे रिवर्स साइकोलॉजी कहा जाता है। सादे अल्फाज में, जब किसी को महसूस होता है कि उसे किसी चीज की आदत हो गई है तो वो उसकी कदर कम कर देता है। लेकिन जब वो चीज अचानक कम हो जाए तो वही चीज कीमती लगने लगती है। जब आप अपनी तवज्जो पीछे हटा लेते हैं तो आप पीछा करने वाले नहीं रहते, आप एक सवाल बन जाते हैं, एक तजस्सुस, एक चैलेंज। और यही वो लम्हा होता है जहाँ खामोशी ताकत बन जाती है और फासले कशिश पैदा करने लगते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे नफ्सियाती तरीके बताऊंगा जिनके जरिए आप अपनी तवज्जो को हिकमत से कम करके सामने वाले को अपनी कमी महसूस करवाना सीखेंगे। और खास तौर पर तीसरा तरीका, अगर आप कभी फ्रेंड जोन में फंसे हैं तो ये आपकी सोच मुकम्मल बदल सकता है। तो शुरू करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी का पहला तरीका, अधूरी बात छोड़ने की ताकत। इंसानी दिमाग जितना ताकतवर है उतना ही अजीब भी है। ये बड़ी बड़ी मुकम्मल कहानियां जल्द भूल जाता है, लेकिन अधूरी बातें, अधूरे लम्हे और अधूरे जज्बात इंसान के ज़हन में देर तक जिंदा रहते हैं। नफ्सियात में इस असूल को ज़ीगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब सादा है, इंसान का दिमाग उन चीजों को ज्यादा याद रखता है जो मुकम्मल नहीं हो पाती। इसलिए जब कोई ड्रामा या वेब सीरीज किसी सस्पेंस पर खत्म हो जाए तो आपका दिमाग बार बार उसी सीन के बारे में सोचता रहता है। आप बेचैन हो जाते हैं, आप अगला हिस्सा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यही असूल रिश्तों में भी हैरान कुन तरीके से काम करता है। ज्यादातर लोग एक आम गलती करते हैं, वो गुफ्तगू को इस हद तक लंबा कर देते हैं कि आखिर में बात सिर्फ रस्मी जुमलों तक रह जाती है। ना कोई दिलचस्पी, ना कोई जज्बा, सिर्फ खामोशी और बोरियत। जब बात का इख्तिताम थकावट पर हो तो दिमाग उसे जल्दी भूल जाता है। लेकिन असल नफ्सियाती ताकत यहाँ छुपी है कि आप गुफ्तगू को उस लम्हे खत्म करें जहाँ माहौल सबसे ज्यादा खुशगवार हो, जब हंसी हो, जब दिलचस्पी हो, जब सामने वाला आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हो। मसलन आप दोनों फोन पर बात कर रहे हैं, बातों में मजा है, वक्त का एहसास भी नहीं रहा और अचानक आप कहें, आपसे बात करके वाकई अच्छा लगा लेकिन मुझे अभी एक काम के लिए जाना है, बाद में बात करते हैं। ये जुमला सादा लगता है, कुदरती लगता है, लेकिन इसका नफ्सियाती असर बहुत गहरा होता है। इससे गुफ्तगू एक मुस्बत एहसास पर खत्म होती है और सामने वाले के ज़हन में एक अधूरा तसलसल रह जाता है। आप इस तरीके को और मजबूत भी बना सकते हैं। मसलन कोई दिलचस्प वाकया शुरू करें, कहें कि आज मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे। फिर अचानक कहें, ओह मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं ये बात आपको बाद में बताऊंगा। ये लम्हा एक ज़हनी दायरा बना देता है जो मुकम्मल नहीं होता और इंसानी दिमाग फितरी तौर पर अधूरी चीजों को मुकम्मल करना चाहता है। इसी अधूरेपन की वजह से सामने वाला खुद आपसे रब्ता करने का सोचता है। वो सिर्फ आपसे बात नहीं करना चाहता, वो अपने ज़हन के तजस्सुस को खत्म करना चाहता है। लेकिन याद रखें, ये तरीका तब भी मौसर होता है जब गुफ्तगू वाकया खुशगवार हो। अगर माहौल पहले ही से सर्द हो तो अधूरा छोड़ना बेअसरी पैदा कर सकता है। सही वक्त पर पीछे हटना सिर्फ गुफ्तगू खत्म करना नहीं होता, ये एक ऐसा एहसास छोड़ना होता है जो सामने वाले को दोबारा आपकी तरफ खींच ले। दूसरा तरीका, मुकम्मल खामोशी का असूल। ये तरीका शायद सबसे ज्यादा मशहूर है और सच ये है कि सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि खामोशी इख्तियार करना किसी को सजा देने या नजरअंदाज करने का तरीका है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ये तरीका दरअसल इंसानी नफ्सियात के एक बुनियादी असूल पर काम करता है जिसे स्केर्सिटी साइकोलॉजी कहा जाता है। इंसान फितरी तौर पर उस चीज को ज्यादा कीमती समझता है जो हर वक्त दस्तयाब ना हो। जो चीज आसानी से मिल जाए वो अक्सर अपनी अहमियत खो देती है। जब आप किसी की जिंदगी में मुसलसल मौजूद रहते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब
جواب دیتے ہیں، ہر کال اٹینڈ کرتے ہیں، ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، تو ایسا ایسا آپ ایک عادت بن جاتے ہیں۔ اور انسانی دماغ عادت کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ اسے معمولی سمجھ لیتا ہے، لیکن جب آپ اچانک اپنی توجہ پیچھے ہٹا لیتے ہیں تو آپ عادت سے نایابی میں بدل جاتے ہیں، اور نایاب ہونا ہمیشہ احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو جذباتی قربت سے گھبراتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر رشتے میں زیادہ دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر فاصلے بنانے لگتے ہیں۔ جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو شروع میں وہ اسے سکون سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ انہیں وہ فاصلے مل گئے ہیں جو وہ چاہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ یہی سکون احساس کمی میں بدلنے لگتا ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ غائب ہو گیا ہے، کوئی ایسا شخص جو ہمیشہ موجود تھا۔ اسی لمحے آپ کی موجودگی کی اصل اہمیت سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، خاموشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل ہاتھ میں لے کر انتظار کرتے رہیں کہ وہ کب میسج کرے گا، کب کال آئے گی، کب وہ آپ کو یاد کرے گا۔ اگر خاموشی صرف انتظار بن جائے تو یہ نفسیاتی طاقت نہیں رہتی، یہ جذباتی کمزوری بن جاتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ واقعی اپنی زندگی پر توجہ دیں، اپنے مشاغل، اپنے دوستوں، اپنے کام اور اپنی ترقی پر۔ جب آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی توانائی بدل جاتی ہے، آپ کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آ جاتا ہے، اور اکثر یہی تبدیلی سامنے والے کو دوبارہ آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں، مکمل خاموشی صرف فاصلے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا عمل بھی ہے، اور جب انسان خود کو مضبوط بنا لیتا ہے تو اس کی موجودگی خود بخود قیمتی بن جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ، آپ درست کہہ رہے ہیں کا جملہ۔ یہ طریقہ عام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسے استعمال کرنے کی ہمت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سیدھا دل اور انات دونوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اکثر رشتوں میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب سامنے والا اچانک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف اچھے دوست رہ سکتے ہیں۔ یہ جملہ سننا آسان نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھانے لگتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سامنے والے کو قائل کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ رشتہ ختم نہ کرے۔ لیکن نفسیات کے مطابق یہ رد عمل اکثر الٹا اثر پیدا کرتا ہے۔ جتنا آپ کسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی اپنے فیصلے پر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہاں اصل ذہنی حکمت عملی شروع ہوتی ہے۔ ریورس سائیکالوجی کہتی ہے کہ بعض اوقات طاقت مخالفت میں نہیں بلکہ اتفاق میں چھپی ہوتی ہے، یعنی آپ اس بات کو قبول کر لیں۔ مثلاً آپ جواب دیں، شاید آپ درست کہہ رہے ہیں، میں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دوستی بہتر ہو سکتی ہے، میں بھی اب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جملہ سادہ لگتا ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ سامنے والا عام طور پر توقع کرتا ہے کہ آپ جذباتی ہو جائیں گے، شاید ناراض ہوں گے یا اسے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب آپ پرسکون انداز میں اتفاق کرتے ہیں تو اچانک طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ نہیں رہتی کہ وہ آپ کو مسترد کر رہا ہے، بلکہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ آپ پر اپنا جذباتی اختیار کھو رہا ہے۔ انسانی دماغ فطری طور پر اس چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے جو آسانی سے ہاتھ سے نکل رہی ہو، اور یہی احساس اکثر تجسس پیدا کرتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا آپ واقعی آگے بڑھ گئے، کیا اس نے جلدی میں فیصلہ کر لیا ہے، کیا وہ آپ کو کھو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم احتیاط ضروری ہے، یہ طریقہ خطرہ بھی رکھتا ہے۔ اگر سامنے والا جذباتی طور پر مضبوط یا اپنے فیصلے میں مکمل پر اعتماد ہو تو واقعی اس بات کو قبول کر سکتا ہے، اور رشتہ ہمیشہ کے لیے دوستی تک محدود ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ ہر صورتحال میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو ضدی ہوں، جذباتی ہوں، یا جنہیں توجہ کھونے کا خوف ہو۔ یاد رکھیں، اس طریقے کا اصل مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں بلکہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا انسان کو کمزور نہیں بناتا بلکہ اسے وہ طاقت دیتا ہے جسے دوسرا شخص پہلی بار آپ کی اصل اہمیت محسوس کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ، پہلے خود فرینڈ زون کرنا۔ جب ہمیں کوئی پسند آتا ہے تو زیادہ تر لوگ ایک ہی غلطی کرتے ہیں، وہ غیر محسوس انداز میں حد سے زیادہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، ہر کال فوراً اٹھاتے ہیں، ہر میسج کا فوری جواب دیتے ہیں، ہر دفعہ پہلے میسج کرتے ہیں، ہر پلان کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ شروع میں یہ چیز محبت اور دلچسپی لگتی ہے، لیکن نفسیات کے مطابق حد سے زیادہ دستیابی اکثر کشش کو کم کر دیتی ہے۔ انسانی دماغ فطری طور پر اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جو تھوڑی مشکل سے ملے، جس کے لیے کوشش کرنی پڑے، اور جہاں تھوڑا سا غیر یقینی پن موجود ہو، یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد کھیل کھیلنا نہیں بلکہ طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہے۔ اس میں آپ خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں خوش اور مصروف ہیں اور آپ ابھی کسی سنجیدہ تعلق کی تلاش میں نہیں ہیں۔ مثلا جب آپ چند بار مل چکے ہوں اور بات چیت اچھی چل رہی ہو تو آپ ایک ہلکے اور پرسکون انداز میں کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، لیکن سچ بتاؤں تو ابھی میں کسی سنجیدہ تعلق کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں۔
ये जुमला सादा लग सकता है, लेकिन इसका नफसियाती असर बहुत ताकतवर होता है। सामने वाले को एक वाज़ेह पैगाम देता है कि आप जज्बाती तौर पर खुद मुख्तियार हैं, आप किसी रिश्ते के मोहताज नहीं हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी में पहले ही मुतमईन हैं। इसी लम्हे ताकत का रुख बदल जाता है। अब सूरत हाल ये नहीं रहती कि आप सोच रहे हैं वो आपको पसंद करता है या नहीं, बल्कि वो सोचने लगता है कि वो आपको संजीदा ताल्लुक के लिए कैसे कैल करे। ये तरीका खास तौर पर उन लोगों पर असरअंदाज होता है जो मुकाबले या चैलेंज को पसंद करते हैं। जब उन्हें महसूस होता है कि आप आसानी से दस्तयाब नहीं, तो उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक अहम तवाज़ुन जरूरी है। ये तरीका सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होना चाहिए, आपका रवैया भी इसी बात की अक्कासी करे। आप अपनी मसरूफियात, अपनी तरजीहात और अपनी जाती जिंदगी को वाकई अहमियत दें। अगर आप सिर्फ बातों में खुद मुख्तियारी दिखाएं लेकिन अमली तौर पर हर वक्त दस्तयाब रहे, तो इस तरीके का असर खत्म हो जाता है। याद रखें, जब आप खुद को जरूरत के बजाय इंतखाब बना लेते हैं तो आपकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है और अक्सर उसी लम्हे सामने वाला आपको हासिल करने के लिए ज्यादा संजीदा हो जाता है। पांचवा तरीका, अपनी बेहतरीन जिंदगी दिखाना। ये तरीका बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन नफसियाती तौर पर बेहद ताकतवर होता है। खास बात यह है कि इसमें आप बराह रास्त किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी जीने पर तवज्जो देते हैं। अक्सर लोग किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बार बार मैसेज करते हैं, स्टोरी का जवाब देते हैं या बिला वजह राब्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका उसके बिल्कुल बरक्स काम करता है। इसमें आप अपनी तवज्जो बराह रास्त देने के बजाय अपनी जिंदगी के खूबसूरत और मुस्बत लम्हे सामने लाते हैं। मसलन दोस्तों के साथ खुशगवार वक्त गुजारना, कोई नई महारत सीखना, नई जगहों पर जाना या कोई ऐसा तजर्बा करना जिससे आप वाकई खुश हों। जब आप अपनी जिंदगी के ऐसे लम्हात शेयर करते हैं तो ये दो मजबूत नफसियाती असर पैदा करता है। पहला असर, समाजी सबूत। इंसानी दिमाग फितरी तौर पर उन लोगों को ज्यादा पुरकशिश समझता है जिनकी जिंदगी मुतारिक और खुश नजर आए। जब कोई देखता है कि आपके पास दोस्त हैं, आप मसरूफ हैं, आप नई चीजें सीख रहे हैं, तो वाला शऊरी तौर पर आपकी कदर ज्यादा महसूस करता है। उसे लगता है कि आपकी जिंदगी मुकम्मल है और यही एहसास कशिश पैदा करता है। दूसरा असर है महरूमी का खौफ। जब सामने वाला देखता है कि आप खुश हैं, मसरूफ हैं और उसके बगैर भी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में सवाल पैदा होता है, क्या वो एक ऐसी जिंदगी का हिस्सा खो चुका है जो दिलचस्प और भरपूर है। यह एहसास अक्सर इंसान को अंदर से बेचैन करता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसने आपकी अहमियत को कम समझा। खास बात यह है कि आप उसे बराह रास्त कोई मैसेज नहीं कर रहे होते, आप उससे राब्ता नहीं बना रहे होते, लेकिन आप उसके ज़हन में जगह बना रहे होते हैं। ये तरीका तब सबसे ज्यादा मौसर होता है जब आप दिखावा नहीं करते, बल्कि वाकई अपनी जिंदगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देते हैं। अगर खुशी सिर्फ तस्वीरों तक महदूद हो तो इसका असर आर्जी होता है, लेकिन अगर आप वाकई अपनी शख्सियत, अपने एतमाद और अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो तो यह असर कुदरती तौर पर देरपा बन जाता है। याद रखें, लोग सिर्फ उस शख्स की तरफ मुतवज्जा नहीं होते जो उन्हें तवज्जो देता है, बल्कि उस शख्स की तरफ ज्यादा मायल होते हैं जो अपनी जिंदगी में मुतमईन और खुश नजर आता है। और जब आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं तो अक्सर लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मुतवज्जा होना लगते हैं। एक जरूरी हकीकत, ये तमाम तरीके वाकई असरअंदाज हो सकते हैं और कई हालात में रिश्ते का तवाज़ुन बदलने में मदद देते हैं, लेकिन एक सच ऐसा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सब नफसियाती हिकमत अमली है और अगर इन्हें बार बार या सिर्फ खेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो रिश्ते की बुनियाद को कमजोर कर सकती हैं। एतमाद किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत दीवार होता है और जब रिश्ता मुसलसल ज़हनी चालों पर खड़ा हो जाए तो ये दीवार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि इन तरीकों को मुस्तकिल हल न समझा जाए। ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होने की हिकमत अमली है जब रिश्ते में तवाज़ुन खत्म हो रहा हो या जब आप खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हो। असल मकसद किसी को अपने पीछे भगाना नहीं है, असल मकसद ये है कि आप अपनी अहमियत को पहचान सकें, अपनी इज्जत नफ्स को मजबूत बना सकें और ये समझ सकें कि आप किसी की जिंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक कदर रखते हैं। दोस्तों, आज हमने 5 ताकतवर तरीके सीखे। पहला, अधूरी बात छोड़ना ताकि आप सहन में रहें। दूसरा, खामोशी इख्तियार करना ताकि आपकी कमी महसूस हो। तीसरा, इत्तफाक करके ताकत का तवाज़ुन बदलना। चौथा, खुद को हद से ज्यादा दस्तयाब न बनाना। और पांचवा, अपनी बेहतरीन जिंदगी जीना और दिखाना। याद रखें, कशिश हमेशा वहाँ पैदा होती है जहाँ कदर मौजूद हो। जब आप मुसलसल पीछा करते रहते हैं तो अक्सर आपकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन जब आप रुक जाते हैं, अपनी जिंदगी पर तवज्जो देते हैं, तो सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि वो क्या खोने वाला है और अक्सर इसी एहसास के बाद कहानी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।